इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के द्वितीय चरण कोमल पद के सभी 7 अध्यायों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। कोमल पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। कोमल पद जांच 1 रोवर रेंजर दीक्षा। दीक्षा प्रक्रिया की तैयारी। रोवर रेंजर दीक्षा प्रक्रिया परियोजना में टीम का मार्गदर्शन करती है, क्योंकि वे प्रस्तावित परियोजना के उन प्रमुख पहलुओं को निर्धारित और स्पष्ट करते हैं जो निर्णय प्रक्रिया में मदद करेंगे। सबसे पहले मेज पर पानी से भरा बर्तन तथा एक हाथ धोने का बर्तन और एक तौलिया रखा जाता है। मेज की दूसरी ओर रोवर रेंजर को प्रदान किए जाने वाले बैज व शोल्डर स्ट्रैप्स रख दिए जाते हैं। युवक युवती अपने दोनों प्रवर्तकों स्पॉन्सर्स के बीच मेज के एक ओर खड़े हो जाते हैं। बाकी का ग्रुप उनके पीछे पंक्तिबद्ध खड़ा होता है। इसके बाद युवक जिस धर्म के हो उस धर्म की पुस्तक मेज पर रख दी जाती है। लीडर प्रार्थी का नाम लेते हुए, क्या तुम हमारे विश्वबंधुत्व में रोवर रेंजर बनने की इच्छा से आए हो? प्रार्थी: जी हाँ। लीडर: भूतकाल में जो भी कठिनाइयाँ तुम्हारे मार्ग में आई हो उनके बावजूद तुम क्या अब एक पवित्र जीवन व्यतीत करने का भरसक प्रयत्न करने, मर्यादापूर्ण होने, आपके सभी कार्यकलापों में सच्चा और सहयोगी बने रहने, अपनी कथनी और करनी में एकता व शुद्धता लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो? प्रार्थी: जी मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। लीडर: क्या तुमने ध्यान पूर्वक सोच लिया है कि तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? प्रार्थी: जी हाँ मैंने सोच लिया है। लीडर: क्या तुम समझते हो कि सेवा का अर्थ ये है कि तुम दूसरे व्यक्तियों के साथ सदैव अच्छे स्वभाव के साथ व्यवहार करोगे और उनकी सहायता करने का भरसक प्रयत्न करोगे, चाहे यह तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो या सुखदायी अथवा सुरक्षित भी ना हो, और ऐसा करने के लिए तुम किसी प्रकार के इनाम की आशा नहीं करोगे? प्रार्थी: जी हाँ मैं समझता हूँ। लीडर: क्या तुम रोवर रेंजर बनकर नियम प्रतिज्ञा का पालन करने, दूसरों की सेवा तथा अपने आदर्श वाक्य सेवा का पालन करने के लिए तत्पर रहोगे? प्रार्थी: जी हाँ मैं सदा तत्पर रहूंगा। लीडर: तो सबके सामने इस पवित्र जल से हाथ धो लो और उसके साथ ही अपनी पिछली भूलों को भी धो लो तथा नए रूप से कार्य शुरू करने की प्रतिज्ञा लो। प्रार्थी अपने दोनों हाथ थाली के ऊपर करता है, एक प्रवर्तक उसके हाथ धुलवाता है, दूसरा तौलिया देकर उसके हाथ पुछवाता है। लीडर: इन सब बातों को समझ लेने के बाद मैं तुम्हें स्काउट प्रतिज्ञा दोहराने के लिए आज्ञा देता हूं और यह आशा करता हूं कि आप इनका पालन बालक के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक मनुष्य के दृष्टिकोण से करोगे। स्काउट चिन्ह बनाओ। प्रार्थी आगे बढ़कर अपना बायां हाथ धार्मिक पुस्तक पर रखता है और दाएं हाथ से स्काउट गाइड चिन्ह बनाता है। ग्रुप के सभी सदस्य भी स्काउट गाइड चिन्ह बनाते हैं। लीडर भी चिन्ह बनाता है। प्रतिज्ञा बोलता है, जिसे प्रत्याशी दोहराता है। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा तथा स्काउट नियमों का पालन करूंगा। रोवर रेंजर लीडर तब प्रत्याशी को बाएं हाथ से पकड़ता है और दाएं हाथ से उसके बाएं कंधे को थपथपाकर आशीर्वाद देता है। लीडर: मैं तुम्हारी मर्यादा पर विश्वास करता हूं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का सदा पालन करोगे। इसके बाद रोवर रेंजर लीडर प्रत्याशी को स्कार्फ पहनाता है तथा उसकी बाईं जेब पर लाल रंग का सदस्यता बैज लगाता है और सहायक रोवर या सीनियर मेट शोल्डर स्ट्राइप्स उसके कंधों पर लगा देता है। लीडर: ये नीले, हरे
और लाल रंग के शोल्डर स्ट्राइप्स भ्रातृत्व के तीनों विभागों कब बुलबुल, स्काउट गाइड और रोवर रेंजर का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग तुम्हारे कंधों पर लगे हैं। तुम्हें सदा अपने छोटे भाइयों व बहनों के प्रति कर्तव्य निभाने और रोवर के रूप में सदा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुम्हें प्रेरणा देते रहेंगे। इसके बाद रोवर रेंजर प्रत्याशी से गले मिलते हैं तथा उसका मुंह मीठा करा के उसका क्रू अथवा ग्रुप में स्वागत करते हैं। कोमल पद जांच 2। साधारण परेड अथवा ड्रिल। साधारण परेड, ड्रिल। साधारण परेड या ड्रिल किसे कहते हैं? किसी भी कार्य की प्रक्रिया को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को साधारण परेड या ड्रिल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि परेड ग्राउंड में परेड करने को ही हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्यवाही को कहते हैं जो क्रमवार और उचित तरीके से किया जाता है। परेड लोगों का एक जुलूस है जो आमतौर पर एक सड़क के किनारे आयोजित किया जाता है। परेड में लोग अक्सर वेशभूषा में, अक्सर मार्चिंग बैंड, झांकियां या कभी-कभी गुब्बारों का उपयोग करते हैं। परेड कई कारणों से आयोजित की जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ये किसी न किसी प्रकार का उत्सव होते हैं। भारत में सैन्य परेड की परंपरा मध्ययुगीन काल से चली आ रही है। इसे दुश्मनों के खिलाफ जीत के लिए सभी धर्मों तथा नागरिकों के सम्मान करने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। परेड अथवा ड्रिल की शुरुआत। सबसे पहले परेड अथवा ड्रिल को फौज में शुरू हुई, जिसको शुरू करने वाले थे जर्मन के मेजर जनरल डराल नेसान। उन्होंने इसे सन 1666 में शुरू किया। परेड अथवा ड्रिल को शुरू करने के लिए उनकी सोच थी कि फौज को कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुक्म मानने तथा सामूहिक रूप से काम के लिए कोई न कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे सभी अनुशासित बने, और जो तरीका उन्होंने अमल में लाया वो था परेड अथवा ड्रिल। परेड अथवा ड्रिल के प्रकार। एक ओपन ड्रिल, यह परेड अथवा ड्रिल लड़ाई के मैदान में की जाती है जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। पेट्रोलिंग, अम्बुश, हमला करना, किसी भी भीड़ को तितर बितर करना, किसी इलाके की तलाशी करना। 2 क्लोज ड्रिल, ये परेड या ड्रिल ट्रेनिंग ग्राउंड पीस एरिया में की जाती है। पद परेड, फुट ड्रिल। शस्त्र परेड, आर्म ड्रिल। छड़ी परेड, केन ड्रिल। किरच परेड, स्काउट ड्रिल। निशान परेड, कलर ड्रिल। शोक परेड, क्यूनल ड्रिल। परेड अथवा ड्रिल के उद्देश्य। एक वर्दीधारी व्यक्ति विशेष के अंतर्मन में आदेश मानने तथा अपने कर्तव्यों को अंजाम तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। परेड या ड्रिल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक ड्रिल उच्च स्तर के अनुशासन के निर्माण और उसे बनाए रखने में सहायक होती है। 2 ड्रिल स्वाभिमान, बल के प्रति गौरव जगाती है। 3 ड्रिल मस्तिष्क और शरीर में सम्मान उत्पन्न करती है। 4 अन्य प्रकार के प्रशिक्षण का आधार बनाती है। 5 ड्रिल से सामूहिक मनोबल बढ़ता है। 6 अन्य नागरिकों में उनके प्रति सम्मान और विश्वास पैदा करती है। 7 ड्रिल से ही किसी भी यूनिट के अनुशासन का पता लगाया जा सकता है। परेड अथवा ड्रिल का स्काउट गाइड पर असर। जैसे कि कहा गया है कि ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है, और ड्रिल एक स्काउट गाइड को सामान्य नागरिक से समाज की सेवा करने वाला स्काउट गाइड बनाती है। ड्रिल के कुछ असर निम्नलिखित है। 1 अनुशासन सिखलाती है। 2 सामूहिक रूप में काम करने की आदत डालती है। 3 आदेश मानने की आदत सिखलाती है। 4 कमांड एवं कंट्रोल सिखलाती है। 5 सही तरीके से यूनिफॉर्म पहनना सिखलाती है। 6 ड्रिल देखकर किसी यूनिट का अनुशासन और आपसी संबंध व नैतिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। परेड या ड्रिल में कमांड के शब्द। एक सही वर्ड ऑफ कमांड, कमांड के शब्द निर्भर करते हैं आवाज की टोन और पिच पर। दूरस्थ कमांड के शब्द क्लियर और ऊंचे आवाज में दिए जाते हैं,
ताकि उसका तुरंत अमल किया जा सके। एक अच्छे कमांड के शब्द देने के लिए निम्नांकित बातें जरूरी है। एक, स्वर वर्ड ऑफ कमांड इस बात पर निर्भर करते हैं कि वर्ड ऑफ कमांड कितने लोगों को दिया जा रहा है या उनकी दूरी कितनी है। कमांड के शब्द देने के लिए कमांडर अपने आप को स्क्वाड के सामने बीचों बीच उनके तरफ मुंह करके दिए जाते हैं। कमांड के शब्द हमेशा सावधान अवस्था में दिए जाते हैं। दो, सफाई जीभ, होंठ और दांतों का सही तालमेल के साथ क्लियर कमांड के शब्दों को बोले जाने चाहिए। सुस्त कमांड के शब्द दल में तेजी नहीं पैदा करेगा। 3, पिच दूरस्थ कमांड के शब्द के लिए सही पिच का होना बहुत जरूरी है। 4, समय कमांड के शब्द की सही टाइमिंग उसके तुरंत अमल के लिए बहुत जरूरी है। कमांड के शब्द के दो भाग होते हैं, चेतावनी और कार्यवाहक। परेड अथवा ड्रिल में कमांड के शब्द। 1, सावधान। 2, विश्राम। 3, दाहिने मुड़। 4, बाएं मुड़। 5, पीछे मुड़। 6, दाहिने देख। 7, बाएं देख। 8, तेज चल। 9, धीरे चल। 10, परेड थम। 11, खुली लाइन में चल। 12, निकट लाइन चल। 13, लाइन में सज जा। 14, विसर्जन। 15, दाहिने सैल्यूट। 16, बाएं सैल्यूट। 17, सामने सैल्यूट। 18, आराम से। परेड अथवा ड्रिल में योग्य बातें। 1, जब आप परेड के लिए खड़े हो जाएं, तो तरह तरह की हरकतें नहीं करें, एकाग्रता लाएं। 2, आप परेड में खड़े रहकर अपनी आंखों को इधर-उधर नहीं घुमाएं बल्कि सीधे सामने नजर रखें। 3, परेड में अपने पैर को घसीटकर नहीं चलें बल्कि पैर उठाकर अच्छे तरीके से चलें। 4, परेड में अपने बूट से बूट या जूते से जूते मारकर एड़ियों को नहीं टकराएं। 1 कदम की दूरी रखें। 5, परेड करते समय बूट में अंदर पैर की उंगलियों को नहीं चलाएं। पंजा सीधा रखें, उंगलियां गलत हरकत से टूट सकती हैं। कोमल पद जांच, 3 संकेतों का ज्ञान। संकेतों का ज्ञान। सिग्नलिंग विधि से संदेश भेजने के साधन दो प्रकार के होते हैं। क, दिखाई देने वाले संकेत, हाथों के संकेत, झंडियों से, गोलकों से, डिस्क, प्रकाश, टॉर्च, लैंप आदि से। ख, सुनाई देने वाले संकेत, सीटी, ढोल, नंगाड़ा, बिगुल आदि से। संकेतों का ज्ञान। सीटी के संकेत। एक छोटी सीटी, शांत, चुप रहो। 2 छोटी सीटी, पेट्रोल लीडर के पीछे जाओ। लगातार छोटी सीटियां, इकट्ठे हो जाओ। एक लंबी सीटी, सावधान, सुनो, ध्यान दो। सीटी बेकार में ना बजाएं। सीटी के आदेश का पालन तुरंत करें। हर सीटी के संकेत से पहले एक लंबी सीटी बजाएं। सीटी के संकेत। 2 लंबी सीटी, खाना तैयार है। 3 लंबी सीटी, विसर्जन। 2 छोटी सीटी, एक लंबी सीटी, ड्यूटी लीडर आओ। 3 छोटी सीटी, एक लंबी सीटी, पेट्रोल लीडर आओ। 4 छोटी सीटी, एक लंबी सीटी, ट्रूप कंपनी लीडर आओ। सीटी बेकार में ना बजाएं। सीटी के आदेश का पालन तुरंत करें। हर सीटी के संकेत से पहले एक लंबी सीटी बजाएं। सीटी के संकेत। 3 छोटी सीटी, 2 लंबी सीटी, यूनिट लीडर आओ। लगातार छोटी लंबी सीटी, कतरा। लगातार लंबी छोटी सीटी, कतरा टला। 2 छोटी सीटी, 2 लंबी सीटी, 2 छोटी सीटी, बत्ती बुझाकर सो जाओ। 3 छोटी सीटी, 3 लंबी सीटी, 3 छोटी सीटी, सुबह हो गई, जाग जाओ। सीटी बेकार में ना बजाएं। सीटी के आदेश का पालन तुरंत करें। हर सीटी के संकेत से पहले एक लंबी सीटी बजाएं। हाथ के संकेत। हाथ के संकेत मूक संकेत कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता तब पड़ती है
जब हम ऐसी परिस्थिति में हों जहां से हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, अथवा जब हम किसी शिविर या हाइक पर हों, अथवा जब हमारे पास सीटी ना हो, तब हमें हाथ के संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी या दल के अनुशासन व व्यवस्था तथा खेलों में इन संकेतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये संकेत अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। हाथों के संकेत बड़े रोचक व स्फूर्ति से भरे होते हैं। हाथ के संकेत। संकेत संख्या 1। दाईं भुजा को दाएं कंधे की तरफ सीध में फैलाना, मुट्ठी बंद रखना। संकेत का अर्थ सामने बिना कद के लाइन बनाना। संकेत संख्या 2। दाएं हाथ की मुट्ठी खोलकर व फैला कर रखना। हथेली सामने की ओर होनी चाहिए। संकेत का अर्थ बीच में अंतर रखकर लाइन बनाना। संकेत संख्या 3। दाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए कंधे के ऊपर की ओर उठाना। संकेत का अर्थ बाईं ओर छोटे, दाईं ओर बड़े कद वाले खड़े हों। संकेत संख्या 4। दाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए कंधे से नीचे की ओर झुकाना। संकेत का अर्थ दाईं ओर छोटे, बाईं ओर बड़े कद वाले खड़े हों। संकेत संख्या 5। दाएं हाथ को अपने सामने सीधे फैलाकर अंगुलियां खोलकर रखना। हथेली नीचे की ओर रहेगी। संकेत का अर्थ सूर्य किरणों की तरह पंक्तियां बनाना। संकेत संख्या 6। एक या दोनों हाथ को मुट्ठी बंद करके सामने की ओर फैलाकर रखना। संकेत का अर्थ इंडियन फाइल टोलीवार में सामने खड़ा होना। संकेत संख्या 7। दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके भुजा को सामने रखना। संकेत का अर्थ बंद कालम, दाईं ओर लीडर, बाईं ओर टोली। संकेत संख्या 8। इसमें हाथ बंद कालम की तरह होंगे परंतु मुट्ठी खुली होगी। संकेत का अर्थ खुला कालम, इसमें टोली फासले से खड़ी होंगी। संकेत संख्या 9। दोनों हाथों को आगे पीछे घुमाना। यदि आधा घुमाएं तो आधा घेरा बनाएं। संकेत का अर्थ घेरा बनाना। संकेत संख्या 10। दाएं हाथ को सिर के ऊपर रखे, अंगुलियां खुली और हथेली का रुख नीचे की ओर हो। संकेत का अर्थ हॉर्स शू, घोड़े की नाल की स्थिति में खड़े होना। संकेत संख्या 11। दाएं हाथ को चेहरे के सामने लाकर इधर-उधर हिलाना। अंगुलियां खुली रहेंगी। संकेत का अर्थ जैसे थे। संकेत संख्या 12। दोनों हाथों को अपने सामने फैलाकर नीचे तथा सामने की ओर बार-बार करना। संकेत का अर्थ आगे बढ़ो। संकेत संख्या 13। दाएं हाथ को सिर के ऊपर सीधा खड़ा करना। हथेली सामने की ओर, अंगुलियां आपस में मिली हुई। संकेत का अर्थ ठहरो। संकेत संख्या 14। दोनों हाथों को सामने की ओर मोड़ना और बाहर की ओर फेंकना। संकेत का अर्थ विसर्जन। संकेत संख्या 15। दाएं हाथ को सिर के ऊपर सीधा खड़ा करना। मुट्ठी बंद रहेगी। संकेत का अर्थ इकट्ठा होना। संकेत संख्या 16। 3 ताली बजाना। संकेत का अर्थ सावधान। संकेत संख्या 17। दाएं हाथ की हथेली को नीचे की ओर करके सीने के सामने लाकर नीचे की ओर हिलाना। संकेत का अर्थ बैठना। संकेत संख्या 18। दाएं हाथ की हथेली को ऊपर की ओर करके नीचे से ऊपर की ओर उठाना। संकेत का अर्थ खड़े होना। मोर्स कोड विधि। मोर्स कोड विधि संदेश भेजने की एक पद्धति है। इसकी रचना सैमुएल मोर्स ने 1837 में वैद्युत टेलीग्राफ के माध्यम से संदेश भेजने के लिए की थी। इसलिए इसे मोर्स कोड कहते हैं। बाद में 1890 के दशक से मोर्स कोड का उपयोग रेडियो संचार के आरंभिक दिनों में भी हुआ।
मोर्स कोड विधि के अंतर्गत एक संदेश भेजने के लिए लघु संकेतों तथा दीर्घ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों संकेतों के पूर्व निर्धारित मानकीकृत समन्वय से किसी भी संदेश को अभिव्यक्त किया जा सकता है। मोर्स कोड अक्षरों और संख्याओं को दर्शाने के लिए छोटे और लंबे संकेतों का उपयोग करता है, जिन्हें डॉट्स और डैश कहा जाता है। सैमुअल मोर्स ने तारों, रेडियो, ध्वनि या प्रकाश का उपयोग करके लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए इसे विकसित करने में मदद की। संदेश टैप करके, ड्रम बजाकर, भनभनाहट करके, क्लिक करके या चमकती रोशनी द्वारा भेजे जाते हैं। भारतीय स्काउटिंग में भारतीय भाषाओं में सिग्नलिंग करने के लिए मोर्स विधि को अवश्य सीखना चाहिए। सबसे पहले भाषा व लिपि का चयन करें। आप अंग्रेजी भाषा में या भारतीय भाषा देवनागरी में से चुनाव कर सकते हैं। 2. आप कौन सा साधन काम में लाना चाहते हैं, उसका चुनाव करें। दिखाई देने वाले संकेत या सुनाई देने वाले संकेत, इनमें से कोई साधन चुनें। धीरे धीरे आप कई साधनों से संदेश भेजना सीख जाएंगे। 3. मोर्स विधि के सामान्य सिद्धांत। सबसे पहले रेखा, देश और बिंदु डॉट बनाना सीखें। कब मोर्स में रेखा, देश बनाने में बिंदु डॉट से 3 गुना मन में 1 2 3 तक गिनने तक का समय लगता है। आजकल 2 बिंदु जितना समय लगता है। ख 2 अक्षरों के बीच में 3 बिंदु डॉट मन में 1 2 3 तक गिनने तक का विराम देना होता है। ग 2 शब्दों के बीच 7 बिंदु डॉट मन में 7 तक गिने जितना विराम दिया जाता है। ध्यान रखिए, मोर्स गति और विराम की प्रणाली है। विराम की छोटी सी भूल से संदेश गलत हो जाएगा। कोमल पद जांच 4 भलाई का कार्य। भलाई का कार्य। जिन बालक बालिका को स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन में प्रवेश मिल जाता है, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसको परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई का एक काम प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से मन शुद्ध होता है और भावनाएं परिष्कृत होती है। परोपकार अथवा समाज सेवा संबंधी कार्यों की खोज में हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सेवा कार्य अपने घर तथा परिवार की परिधि में ही प्रारंभ किया जा सकता है। घर आंगन की सफाई में सहायता देना, सब वस्तुओं को सजाकर यथास्थान रखना, परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा करना तथा दवा लाकर देना आदि ऐसे घरेलू काम हैं जिनसे वे अपने बड़ों के कार्यभार को हल्का कर सकते हैं। अच्छे कार्य का प्रारंभ सदैव अपने घर से ही करना चाहिए। घर के वृद्धों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। इसी प्रकार किसी दुर्घटना जिसके आप करीब हो, जैसे डूबते लोगों को बचाना, अग्निकांड में लोगों की सहायता करना, मरीजों की सेवा करना, गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को प्राथमिक सहायता देना, बाढ़ पीड़ितों तथा सूखाग्रस्त लोगों की सहायता करना, पशु पक्षियों के साथ दया का व्यवहार करना, पक्षियों के लिए पानी के बर्तनों की व्यवस्था करना आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा स्काउट गाइड सेवा के व्रत का निर्वाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज व राष्ट्र सेवा के अनेक कार्य जैसे पल्स पोलियो, जल संरक्षण, स्वच्छता प्रोत्साहन, साक्षरता, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। याद रखने के लिए स्काउट गाइड प्रतिदिन अपने स्कार्फ पर एक गांठ बांध लेते हैं, जिसे गुड्डन नॉट कहा जाता है। सेवा कार्य पूर्ण होने पर इस गांठ को खोल देते हैं। नोट: स्काउट गाइड के प्रवेशिका पद पाठ्यक्रम से कोमल पद जांच पूर्ण करने तक कम से कम 1 माह तक प्रतिदिन किए गए सेवा कार्य की डायरी तैयार करें तथा अपने रोवर रेंजर्स लीडर को दिखाएं। दैनिक जीवन में भी डायरी लेखन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
कोमल पद जांच 5 पायनियरिंग का निर्माण एवं उपयोग। पायनियरिंग के निर्माण, उपकरण एवं उपयोग। पायनियरिंग का अर्थ है अग्रगमन। वास्तव में स्काउट समाज का अग्रगामी होता है, जो स्वयं सही रास्ते पर चलकर समाज को उस मार्ग पर चलना सिखाता है। कदाचित रूप में स्काउट को पायनियर भी कहते हैं। पायनियरिंग परियोजनाओं के अंतर्गत शिविर में स्काउट गाइड को जंगलों में निवास करने के लिए अपने रहने के लिए शेल्टर बनाना पड़ता है तथा सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें पायनियरिंग गाठों तथा बंधनों का ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसमें आपको कैंप में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों अथवा औजारों तथा गाठों का ज्ञान लेना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के गैजेट्स तैयार करने चाहिए तथा उनका अच्छा अभ्यास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नदी नालों को पार करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुलों का निर्माण करना भी आना चाहिए। इसके लिए गांठों व बंधनों का ज्ञान अति आवश्यक है। स्काउट गाइड आंदोलन में निर्धारित पायनियरिंग का पाठ्यक्रम अगली पंक्तियों में दिया गया है तथा उसका सरल अभ्यास भी बताया गया है। इस पाठ्यक्रम में प्रयोग होने वाले औजारों, गांठों एवं बंधनों की जानकारी निम्न प्रकार है। आवश्यक उपकरण एवं उपयोग। कुल्हाड़ी। कैंप में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल काफी बार किया जाता है। कुल्हाड़ी बहुत उपयोगी औजार है। कुल्हाड़ी का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कुल्हाड़ी चलाते समय अधिक शक्ति देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे तकनीक से उपयोग किया जाता है। इसके लिए कुल्हाड़ी चलाते समय इस बात का ध्यान रहे कि उसका वार आप किस स्थान पर कर रहे हैं और लगना भी वही चाहिए जहां आपने निशाना लगाया था, तथा कुल्हाड़ी की धार बड़ी सावधानी से बनानी चाहिए। कुल्हाड़ी का उपयोग करने के बाद उसे साफ करके कुल्हाड़ी स्टैंड पर रख देना चाहिए। चाकू। स्काउट गाइड के पास चाकू होना नितांत आवश्यक है। चाकू का प्रयोग घरों में तो होता ही है, इसके अतिरिक्त स्काउट गाइड इसका प्रयोग जंगलों में पेड़ों की छोटी छोटी शाखाओं को काटने, पेड़ों पर मार्ग चिन्ह लगाने, फल आदि काटने में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक सहायता में भी इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त शिविर निर्माण में तथा कैंप क्राफ्ट बनाने में भी बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, असावधानी से हाथ या उंगली कट सकती है। चाकू का उपयोग करने के बाद उसे बंद करके सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। खुरपी का उपयोग। खुरपी एक छोटे हत्थे और ब्लेड वाला गार्डनिंग टूल है, जिसमें एक सपाट धातु की ब्लेड होती है, जिसका उपयोग गार्डन या गमलों की मिट्टी को खोदने और निराई गुड़ाई करने के लिए किया जाता है। खुरपी में एक साइड रबर ग्रिप हैंडल होता है, जिससे खुरपी को अच्छे से पकड़ने में आसानी होती है। इस गार्डनिंग टूल का उपयोग होम गार्डन में बहुत अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग घास छिलने, शिविर भूमि को समतल करने तथा गड्ढा खोदने आदि में किया जाता है। खुरपी का मुख्य कार्य मिट्टी को खोदना है। यह काफी हल्का होता है, जिसके कारण कैंपिंग में इसका उपयोग बहुत उपयोगी होता है। शिविर में खुरपी का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। फावड़ा खेतीबाड़ी में उपयोग आने वाला एक उपकरण है। इसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है। यह गड्ढा खोदने, नाली बनाने, मिट्टी खोदने आदि के काम आती है। इसमें लोहे की बनी एक चौड़ी फाल ब्लेड होती है, जिसके लंबवत लकड़ी की बेंट हत्था लगा होता है। इसका प्रयोग ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए और बड़े गड्ढे खोदने में लिया जाता है। कुदाल। इसका प्रयोग सख्त एवं पथरीली अथवा कंकड़ युक्त जमीन को खोदने में किया जाता है। कुदाल कृषि के सबसे पुराने उपकरणों में से एक है। खुदाई उपकरण जिसमें ब्लेड को एक लंबे हैंडल पर समकोण पर सेट किया जाता है। आधुनिक कुदाल का ब्लेड धातु का और हैंडल लकड़ी का होता है। पिकलाइट मैटॉक समेत पुराने संस्करणों में पत्थर या लकड़ी के ब्लेड थे।
खुदाई की छड़ी, जो कि अधिकांश आधुनिक कृषि हाथ के औजारों की अग्रदूत थी। कृषि में कुदाल का स्थान बड़े पैमाने पर हल और हैरों ने ले लिया है, लेकिन अभी भी आमतौर पर मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार काटने के लिए बागवानी में इसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक रोटरी कुदाल एक परिष्कृत उपकरण है। आरी, इसका प्रयोग लकड़ी काटने या लकड़ी को सही माप के टुकड़ों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। शिविर में गैजेट्स बनाने में भी इसकी बहुत आवश्यकता होती है। आरी चीरने वाली, खांचा काटने वाली, गोल छेद आदि वक्र आकृतियां काटने वाला एक बहुउपयोगी औजार है। आरी कई प्रकार की होती है। इनके अतिरिक्त गोल चक्राकार तथा पट्टनुमा आरियां भी होती हैं, जो यंत्रों द्वारा चलाई जाती हैं। लकड़ी के अतिरिक्त लोहा, पीतल आदि अन्य धातुएं भी आरियों से काटी जाती है। कोमल पद जांच 6 गांठों का ज्ञान। गांठों का ज्ञान। थंब नॉट साधारण गांठ। रीफ नॉट डाक्टरी गांठ, दोनों हाथों से रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर दाएं हाथ का सिरा बाएं हाथ के सिरे पर रखकर एक सादी गांठ लगा दें। फिर बाएं हाथ का सिरा दाएं हाथ के सिरे पर रखकर एक और सादी गांठ लगा दें और कस दें। यह गांठ रीफ नॉट है। रीफ नॉट समान मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के काम आती है। यह गांठ पट्टी बांधने के भी काम आती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्लोव हिच, खूंटा फांस। रस्सी के दो फंदे बना लें, एक दूसरे के विपरीत, एक अंदर की ओर से दूसरा बाहर की ओर से। अब बाएं हाथ को बाहर की धकेलते हुए दाएं हाथ के फंदे के सामने लाकर दोनों को मिला दें। पेड़ या डंडे पर खूंटा फांस लगाने के लिए दाएं हाथ से रस्सी के सिरे को लाठी या पेड़ पर एक चक्कर लगा दे। फिर रस्सी पर क्रॉस करके दूसरा चक्कर लगा दे। अब जहां क्रॉस बना है, रस्सी को उसमें से निकाल दो और कस दो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जुलाहा गांठ या संधि बंध, शीट बैंड। बाएं हाथ से रस्सी के सिरे से एक फंदा बनाएं, दाएं हाथ से रस्सी का दूसरा सिरा नीचे की ओर से उस फंदे में से निकालकर एक नया लूप बना लें। अब पहले फंदे के नीचे से निकालकर ऊपर वाले लूप में से निकाल दे और कस दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। शीप शैंक, लघुकर गांठ। रस्सी को बीच से तिहराकर दोनों ओर से एक एक सादा फंदा चढ़ा दे और मजबूती लाने के लिए लूप में लकड़ी का टुकड़ा फंसा दे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। फिशरमैन नॉट, मछुआरा गांठ। दो समान रस्सियों के सिरों को एक दूसरे के पास पास बराबर रखें। प्रत्येक रस्सी के चुस्त सिरे से प्रत्येक दूसरी रस्सी के सुस्त भाग में सादी गांठ लगा दे, फिर रस्सी के दूसरे सिरों को खींचे। ध्यान रहे प्रत्येक चुस्त सिरा दूसरी रस्सी के सुस्त भाग की ओर समानांतर रहे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। टिम्बर हिच, लट्ठा फांस। रस्सी के चुस्त सिरे से लाठी के चारों ओर घुमाकर लाएं और सुस्त सिरे से घुमाकर वापस चुस्त सिरे में ही कई बार लपेट दें और सुस्त सिरे को कस दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ध्रुव गांठ, रस्सी का चुस्त सिरा दाएं हाथ में पकड़े और जितना बड़ा फंदा बनाना हो उतनी दूरी से सुस्त सिरा पकड़कर अंदर की ओर एक फंदा बनाएं और उसे बाएं हाथ में पकड़ लें। चुस्त सिरे को फंदे के नीचे से ऊपर की ओर निकालकर सुस्त सिरे के पीछे से घुमाकर वापस फंदे में डाल दें और सुस्त सिरे को खींच लें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। रोलिंग हिच, सरक फांस। यह फांस खूंटा फांस की तरह लगती है। पेड़ या डंडे पर रोलिंग हिच लगाने के लिए दाएं हाथ से रस्सी के चुस्त सिरे को लाठी या पेड़ पर एक चक्कर लगा दें।
फिर रस्सी पर क्रॉस करके दूसरा चक्कर लगा दे। अब एक बार फिर से एक और बार चक्कर लगाकर रस्सी के सुस्त भाग से क्रॉस करें। अब जहाँ क्रॉस बना है, रस्सी के सिरे को उसमें से निकाल दो और कस दो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। फिगर ऑफ 8 नॉट अष्टाकार गांठ। यह बहुत आसान गांठ है। बाएं हाथ से रस्सी से एक लूप बना लें। दाएं हाथ से चुस्त सिरे को रस्सी के सुस्त भाग के पीछे से घुमाकर लूप में डाल दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वन राउंड टू हाफ हिचीज। एक चक्कर दो अर्ध फांस। लाठी या खूंटे में रस्सी का 1.5 चक्कर लगाकर चुस्त रस्सी से सुस्त रस्सी पर दो ऐसे फंदे बनाए कि वो खूंटा फांस बन जाए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। द्राहिच खींच खुलनी फांस। रस्सी को बीच से दोहरा करके फंदा पेड़ के तने या लाठी पर रखें। इस फंदे में से एक रस्सी को निकालकर एक लूप बना लें। अब इस लूप में से दूसरी रस्सी निकालकर एक और लूप बना लें। अब पहली रस्सी को खींचकर कस दें, यह फंदा भी कस जाएगा। ध्यान रहे, जिस रस्सी को कसा गया है उसी रस्सी का उपयोग उतरने के लिए करें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गांठों का ज्ञान। फायरमैन चेयर नॉट कुर्सी गांठ। रस्सी से पहले खूंटा फांस बना लें, फिर अंदर वाले फंदे को दूसरे फंदे के बाहर पकड़ के खींच लें और दोनों ओर फांस लगा दे। फंदा एक छोटा और एक बड़ा बनाएं। छोटा फंदा बाहों के लिए, बड़ा फंदा घुटनों के लिए। कोमल पद जांच। 7 बंधन, लैशिंग एवं उनके उपयोग। बंधन लैशिंग। 1. शेयर लैशिंग, सादा या समानांतर बंधन। 2. स्क्वायर लैशिंग, चौकोर या समकोण बंधन। 3. डायगोनल लैशिंग, गुणाकार बंधन। 4. फिगर ऑफ 8 लैशिंग, अष्टाकार बंधन। शेयर लैशिंग, सादा या समानांतर बंधन। शेयर लैशिंग संधिबंध का उपयोग समानांतर स्पार्स को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि समानांतर रूप से लंबाई बढ़ाने के लिए दो ध्रुवों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जब दो समांतर बल्लियों लाठियों के सिरे जोड़ने हो अथवा तंबू के लिए लाठियों के सिरे थोड़े बढ़ाने हो, तो इस बंधन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जब लाठी की लंबाई बढ़ाने हो या ध्वजदंड की ऊंचाई बढ़ाना हो तो इस बंधन का प्रयोग किया जाता है। विधि, एक लाठी के सिरे पर खूंटा फांस लगाकर दूसरी लाठी को साथ मिलाकर 5-6 फेरे समांतर लगा ले। अब दोनों के मध्य में कसाव देने के लिए 3-4 फेरे लगा दें। पूरा कसाव देते हुए दूसरी लाठी पर खूंटा फांस लगा दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्क्वायर लैशिंग, चौकोर या समकोण बंधन। आमतौर पर बार बार इस्तेमाल की जाने वाली लैशिंग स्क्वायर लैशिंग है, जिसका नाम इस तथ्य के कारण पड़ा है कि डंडों पर रैप्स वर्ग होते हैं। चौकोर लैशिंग उनसे खंभों को बांधते हैं जो संपर्क में हैं और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक किसी भी कोण पर एक दूसरे को पार करते हैं। स्क्वायर लैशिंग जो स्पार्स को समकोण पर एक साथ बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पार्स के चारों ओर लपेटने की एक श्रृंखला होती है और स्पार्स के बीच चलने वाली रेखा के चारों ओर फ्रैपिंग होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डायगोनल लैशिंग, गुणाकार बंधन। डायगोनल लैशिंग गुणाकार बंधन का उपयोग दो ध्रुवों को एक साथ गुणाकार लैश करने के लिए किया जाता है। स्क्वायर लैशिंग के विपरीत, जो समकोण क्रॉसिंग के लिए काम करता है, गुणाकार बंधन विभिन्न कोणों पर एक दूसरे को पार करने वाले खंभों को सुरक्षित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गुणाकार बंधन का उपयोग दो डंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग एक आयताकार फ्रेम को बांधने के लिए किया जा रहा है।
एक गुणाकार सामने और एक पीछे का स्थान आमतौर पर केंद्र में पाए जाने वाले ध्रुवों के बीच के अंतर को बताता है। एक प्रारंभिक टिम्बर हिच दोनों ध्रुवों को घेरता है। कभी कभी लाठियों के बीच गैप हो जाता है। टिम्बर हिच को खींचने से गैप बंद हो जाता है और डंडों को छूने के साथ रस्सी को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। गुणाकार बंधन लाठी के चारों ओर कसाव का प्रभाव डालते हैं। इन घुमावों को फ्रैपिंग टर्न के नाम से जाना जाता है। जितना संभव हो सके उन्हें कसकर खींचने से लैशिंग अधिक सुरक्षित हो जाती है। फिगर ऑफ 8 लैशिंग अष्टाकार बंधन। फिगर ऑफ 8 लैशिंग अष्टाकार बंधन का उपयोग 3 समानांतर लाठियों को एक साथ बांधने के लिए किया जाता है, जैसा कि उदाहरण के लिए एक तिपाई बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। यह बंधन सादा या समानांतर बंधन की तरह लगाया जाता है, किंतु इसमें फेरे देने के लिए चक्कर हर लाठी के पीछे से घुमा कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्राफ्ट गैजेट्स। ट्रेसिल छोटी छोटी नदियों और नालों को पार करने के लिए स्काउट गाइड अपने लाठी डंडों और रस्सियों से एक मजबूत ट्रेसिल बना सकते हैं। यदि नदी बड़ी हो तो स्काउट गाइड ट्रेसिल की मदद से लंबा पुल भी बना सकते हैं, जिसकी सहायता से नदी या नाला पार किया जा सकता है। ट्रेसिल बनाने की विधि निम्न प्रकार है। विधि 6 लाठी या डंडों से पुल के लिए एक ठाठ बनाते हैं। डंडों को इस प्रकार रखते हैं जैसा कि चित्र में दिया गया है और डोरी से समकोण बंधन स्क्वायर लैशिंग और बीच में गुणाकार बंधन डायगनल लैशिंग द्वारा मजबूती से बांध देते हैं। ट्रेसिल ब्रिज। ट्रेसिल ब्रिज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ट्रेसिल ब्रिज, दो ट्रेसिल लैडर ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला आदि। ट्रेसिल ब्रिज बनाने लिए दो ट्रेसिल ठाठ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले लाठी डंडों और रस्सी की मदद से नदी या नाले की चौड़ाई के बराबर दो ट्रेसिल ठाठ बना लीजिए। फिर दोनों को समकोण बंधन से आपस में ऊपर से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र में दिया गया है। 2 रस्सों का पुल। दो रस्सों का पुल बनाने में केवल दो मजबूत रस्सों की आवश्यकता होती है। दोनों रस्सों को दो अलग पेड़ों पर खूंटा फांस या रोलिंग हिच की मदद से कसकर बांधा जाता है। दोनों रस्सों को बांधते समय 3 या 4 फीट की ऊंचाई का फासला होना चाहिए। इस पुल को इस्तेमाल करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक सुरक्षा के लिए स्काउट गाइड अपनी कमर में दूसरी रस्सी से ध्रुव गांठ लगाकर ऊपर के रस्से में एक फंदा लगा सकते हैं, इससे गिरने का खतरा कम हो जाएगा। दो रस्सों के अभाव में एक रस्से का पुल भी बनाया जा सकता है और बंदर चाल से इसे पार किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। बानर पुल मंकी ब्रिज। बानर पुल बनाने के लिए 4 बल्लियां, 3 बड़े रस्से, लाठियां तथा डोरी की आवश्यकता होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो दो बल्लियों से गुणाकार स्तंभ गुणाकर बंधन या समकोण बंधन से तैयार किया जाता है। गुणाकार स्तंभ तैयार होने के दोनों स्तंभ में लाठियों से समकोण बंधन के द्वारा चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। ऊपर की ओर रस्सों और खूंटों की मदद से कसकर इसका आधार बना लिया जाता है तथा तैयार स्तंभ को थोड़ा जमीन में गाड़ देना चाहिए, इससे इसको और अधिक मजबूती मिलती है। अंत में डोरी की मदद से तीनों रस्सों पर दोनों तरफ कसकर जाली बुनी जाती है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। घूमता पुल स्विंग ब्रिज। घूमता पुल वास्तव में एक क्रेन की तरह काम करता है, जिसका स्काउट गाइड और रोवर रेंजर अपने साथियों को नदी के उस पार पहुंचाने के लिए करते हैं या नदी की दूसरी तरफ सामान उतारने के लिए करते हैं। इस पुल को बनाने के लिए दो बड़ी बल्लियां, बड़े रस्से, लाठी, घिरी बंधन बांधने लिए डोरी, आधार के लिए एक पेड़ या मोटी बल्ली आदि की जरूरत होती है।
इस पुल को बनाने के लिए सबसे पहले दो बल्लियों को एक तरफ से सादा बंधन बराबरी पर जोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ 2 फीट ऊपर और बीच में बल्लियों को दो लाठियों से कैंची नुमा आकार देते हुए समकोण बंधन से मजबूती से बांधा जाता है। जब आधार तैयार हो जाए तब जिस तरफ से बल्लियां आपस में बंधी हैं, उस तरफ तख्ता या चेयरनोट लगाकर बैठने के लिए कुर्सी तैयार कर लीजिए तथा उस तरफ एक मोटा रस्सा बांध दीजिए। अब जिस तरफ लाठी जोड़ी गई उस तरफ से पेड़ या मोटी बल्ली के आधार पर जोड़ दीजिए और मोटे रस्से से कुछ ऊंचाई पर बांध दीजिए, जैसा कि चित्र में दिया गया है। तंबू लगाना व उखाड़ना। स्काउट गाइड को जरूरत पड़ने पर अपने आसपास उपलब्ध साधनों से तंबू बनाने पड़ जाते हैं और यह कला हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी कुछ स्थानों पर रहने के लिए आशियाना नहीं मिलता। ऐसे समय पर रोवर स्काउट स्वयं अपने रहने के उपलब्ध साधनों से तंबू बना लेते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 लाठियों वाला तंबू बनाना बताते हैं। इस तंबू को बनाना सबसे आसान है। इसमें 2 लाठियों को एक दूसरे से अपनी चादर की चौड़ाई के आधार पर गाड़ देते हैं और तीसरी लाठी को दोनों लाठियों के ऊपर वर्णाकार बंधन से बांध देते हैं। तीसरी लाठी के ऊपर चादर इस प्रकार डालें जो दोनों ओर बराबर रहे। तत्पश्चात चादर को बांधने के लिए आवश्यकता अनुसार खुटे लगा ले। इसके बाद चादर के चारों कोनों में कंकड़ रखकर रस्सियां बांध दें और रस्सियों को 45 अंश का कोण बनाती हुई खूंटों से बांध देते हैं। इसके बाद चारों कोनों के बीच दोनों ओर एक एक कंकड़ और बांधकर 2 अलग खूंटों से बांध दे, अन्यथा तनाव सही नहीं आएगा। फिर गढ़े हुए बांसों के दोनों ओर उनकी सीध में एक एक खूंटी गाड़ दें। गढ़े हुए लाठियों से दोनों ओर कसकर खूंटों से रस्सी बांध दें। अब आपका तंबू तैयार है, जैसा कि चित्र में दिया गया है।